हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स वे लीगल चैनल में। तो आज मैं फिर से आई हूँ सुप्रीम कोर्ट के वो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स को लेकर जो पिछले 2-3 महीने पे आए हुए हैं सिविल केसेस में। और हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। ज़्यादा नहीं, मैं 5 ही जजमेंट्स आज ले रही हूँ जो अफेक्ट करते हैं हमारे सिविल केसेस में। साथ ही साथ में इन सारे जजमेंट्स का मैं लिंक भी इस बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, क्योंकि बहुत बार मुझसे बोला जाता है कि आप हमें जजमेंट मिल नहीं रहे हैं। तो मैं एक लिंक डाल दूँगी, वहाँ पर जाकर आप ये सारे के सारे जजमेंट पढ़ सकते हो। ये जजमेंट स्टे से रिलेटेड है, जजमेंट रिलेटिव लिमिटेशन से रिलेटेड है, लैंड एक्विजिशन एक्ट से रिलेटेड है, अमेंडमेंट ऑफ प्लेन से रिलेटेड है। जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हमारे जो भी पॉइंट होते हैं ना एक सिविल सूट में, ये उनसे रिलेटेड है। और लैंडमार्क जजमेंट से कहीं ना कहीं इसका हमारे हर एक टाइप के सिविल केस में कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि फिनिक्स भी लीगल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में ये बताना भी चाहती हूँ कि फिनिक्स भी लीगल अपनी कानूनी सहायता के साथ में आता है, जो मुफ्त कानूनी सहायता प्रोवाइड करते हैं उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कीमत वहन नहीं कर सकते हैं कंसल्टेशन का। तो ये आप लोगों के लिए है ये सर्विस, आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। जो बिल्कुल भी नहीं दे सकते उनके लिए बिल्कुल फ्री है। और जो थोड़ा बहुत दे सकते हैं उनके लिए 50 रुपये है। और बाकी जो ठीक-ठाक है, जो दे सकते हैं, तो हमारा जो नॉर्मल फ़ीस है, उसका हम आप उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि आप कितना तक वहन कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये कानूनी सहायता हम दे रहे हैं। इसमें आपको कैसे आप इसका यूज़ क ले सकते हो, आपको ये करना है कि एक जो नंबर है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ पर आपको पहले तो उनसे पहले बात कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। तो एक बार पहले बात कर लीजिएगा कि आपका ऐसा केस है, वो उनका कुछ सवाल रहेगा, वो उनका आप जवाब दे दीजिए। और उसके बाद जब वो आपको बोलेंगी कि आप अपना भेजिएगा, तभी आप भेजिए, हाँ? उससे पहले मत भेजिए, क्योंकि फिर मिक्स्ड अप हो जाता है डॉक्यूमेंट्स। तो कैसे आप भेजोगे? आप एक व्हाइट पेपर में आपका जो भी केस है, उसको सिंपल हिंदी भाषा में आप लिख लीजिएगा। जो भी आप आपका नाम पहले लिखिएगा और जगह, कौन सी जगह से, वो ज़रूर लिखिएगा। और आपका जो भी केस है वो सिंपल हिंदी में लिख लीजिएगा। साथ में आपके जो-जो सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो-जो आपके सवाल है ना, उसको आप लिस्ट कर लीजिए कि जितने भी आपके सवाल, चाहे 5 सवाल हो, 10 सवाल हो, कोई मैटर नहीं करता। आप सारे सवाल लिख के उसका फ़ोटो खींच के भेज दीजिए। साथ ही साथ में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो हम आपसे माँगेंगे डॉक्यूमेंट। या फिर आपको भी लग रहा है कुछ डॉक्यूमेंट भेजना है, तो डॉक्यूमेंट भेजिए, सीधा फ़ोटो खींच के, और उसके नीचे वो डॉक्यूमेंट का नाम ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके तहत में आप अपना जो भी आपकी परेशानी है उसका हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम आपकी मदद कर सकें, ठीक है? तो ये रहा हमारा ये इंट्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं पहले केस पे। तो पहला केस हम ले रहे हैं, स्टे पे ले रहे हैं। ये जो लैंडमार्क जजमेंट है, इसका नाम है रमाकांत अंबरलाल चौकसी वर्सेस हरीश अंबरलाल चौकसी एंड अदर्स। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ट्रायल कोर्ट स्टे दे देता है ना? तो उसको अपीलेट कोर्ट वेकेट नहीं करा सकता है, अनलेस एंड अनटिल अगर अपीलेट कोर्ट को लग रहा है कि ये जो ऑर्डर जो दिया गया, ये गलत ऑर्डर है, पर्वर्स ऑर्डर है। मतलब जो स्टे देने के जो 3 प्रिंसिपल है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इर्रेपरेबल लॉस और प्राइमा फेसी केस, ये 3 प्रिंसिपल में अगर वो ठीक बैठा था और ट्रायल कोर्ट ने उस बेसिस में उसको दिया है, स्टे दिया है, तो अपीलेट कोर्ट को ज़रूरत नहीं है उस पे इंटरफेयर करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल अपीलेट कोर्ट को लग रहा है कि नहीं, ये स्टे ऑर्डर जो लिया गया है, ये फ्रॉड कमिट करके लिया गया है, सही फैक्ट्स कोर्ट में बता के नहीं लिया गया। अगर पर्वर्स लग रहा है, फ्रॉड लग रहा है, तभी अपीलेट कोर्ट हटा हटा सकता है। अदरवाइज अपीलेट कोर्ट को इस पे इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए करके ये जजमेंट है। ऑलराइट, ये पहला वाला है जो अपना स्टे का है। दूसरे जजमेंट पे हम आ जाते हैं, ये लिमिटेशन एक्ट को लेकर है। देखिए, लिमिटेशन एक्ट को लेके अपना बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि लिमिटेशन एक्ट शुरू कब होता है। तो यहाँ इस जजमेंट में सेक्शन 17(1) ऑफ लिमिटेशन एक्ट की बात की गई है, जो बोलता है कि डॉक्यूमेंट्स जो होता है, फ्रॉड होता है, डॉक्यूमेंट में फ्रॉड हुआ है, ये आपका कब, इसका लिमिटेशन पीरियड आपको कब पता चलेगा। तो यहाँ पे जो लॉ बोल रहा है, एम्फासिस ओनली दोज फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स और एक्ट्स ऑफ कंसीलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट which have the effect of suppressing knowledge, indicting the parties to pursue its legal remedy once the party become aware of antecedent facts and necessary to pursue legal proceedings, the period of limitation commence। तो यहाँ पे इस जजमेंट में पार्टी का नाम है यहाँ पे शरणपाल कौर आनंद वर्सेस प्रद्युमन सिंह चंदोक एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डेट ऑफ नॉलेज, फ्रॉड जब कमिट हुआ है, जब आपको पता चला है कि ये फ्रॉड कमिट हुआ है, आपका लिमिटेशन पीरियड तब से स्टार्ट होगा। यूजुअल जो लिमिटेशन पीरियड रहता है 3 साल रहता है, या फिर 1 साल 2 साल जो भी रहता है, हर एक केस के हिसाब से। तो फ्रॉड्स के जब केसेस आ जाते हैं, तो वहां से लिमिटेशन कब स्टार्ट होगा? जो दिन आपका डेट ऑफ नॉलेज होगा ना। यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि मैम कैसे हम डेट ऑफ नॉलेज कोर्ट को हम बता सकते हैं कि मुझे आज पता चला है।
देखिए, कोई भी कानून बनता है उसका सदुपयोग और दुरुपयोग तो दोनों ही टाइप के लोग करते हैं, राइट? इसीलिए तो कोर्ट कचहरी बनी हुई है। तो कोर्ट कोई भी चीज आपके खाली बोलने पे बिलीव नहीं करेगा, है ना? आपने बोला कि नहीं मुझे तो जनवरी को पता चला। कैसे पता चला आपको जनवरी को? तो आपको वो बताना पड़ेगा पूरा प्रोसेस, क्योंकि सिविल का मामला होता है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। सबसे बेस्ट होता है सर्टिफाइड कॉपी। आपके हाथ में सर्टिफाइड कॉपी कब आई है, दैट इज अ बेस्ट वे टू टेल टू द कोर्ट। आप कोर्ट को तभी बता सकते हो कि देखिए मुझे ये पता चला, मैंने इसका सर्टिफाइड कॉपी निकाला और मैं पहुंच गया। क्योंकि देखिए जो डेट ऑफ नॉलेज है 3 साल तो है अभी भी आपके पास में, राइट? तो वहां पे आप दिखा सकते हो कि आपका डेट ऑफ नॉलेज हुआ है, चाहे आपको 20 साल के बाद पता चला हो। इस केस में वही हुआ था, बहुत पुराना फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुआ था जो उनको बहुत सालों के बाद पता चला, दशकों के बाद पता चला। तो वो कोर्ट पे वो सेटिस्फाई कर पाए बाय शोइंग दी सर्टिफाइड कॉपी कि हमें अब पता चला है। तो हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन एज पर सेक्शन 70 सब क्लॉज 1 आपका तब से स्टार्ट होता है द डेट ऑफ नॉलेज से। 1 सेकेंड। ये जो मौसम बदलता है ना तो बैंड बजा देता है। तो चलिए तीसरा लेते हैं, दैट इज लैंड राइट्स एक्ट पे, या जो लैंड एक्विजिशन एक्ट का ये केस है। बहुत ही बढ़िया केस है। दिस इज वन ऑफ दोज केसेस जहाँ पे जस्टिस पे आपका जो भरोसा जो होता है वो एकदम ये रखता है, बना के रखता है कि यहाँ पे जो जजमेंट आया है ये मतलब दिस इज वन ऑफ सच जजमेंट। जब भी मैं ये पढ़ती हूँ जजमेंट को तो मुझे लगता है कि या कोर्ट ने यहाँ पे एकदम जस्टिस किया है, भले ही बहुत देर से इनको जस्टिस मिला है लेकिन जस्टिस नेवरदलेस मिला है। कोर्ट ने इस केस में कहा है कि जो लैंड राइट्स होता है, जो लैंड जब भी कोई सरकार कोई गवर्नमेंट किसी के भी जमीन को एक्वायर करती है तो एज पर द लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत में उसको उस जमीन का कॉम्पनसेशन देना चाहिए। अब एक्विजिशन किसके लिए हो गया? सड़क बनाने के लिए हो गया या कुछ भी पर्पज के लिए जो गवर्नमेंट अपने पब्लिक पर्पज के लिए जो होता है वो ले सकती है। पुल बनाने के लिए और नेशनल हवाई हाईवे बनाने के लिए हो गया। अगर आप लेते हो तो आपको उसका कॉम्पनसेशन देना चाहिए। इस केस में क्या हुआ था कि ऑलमोस्ट लाइक 40 ईयर्स के करीब कुछ हो गया था इसमें, जहाँ पे इन लोगों को सॉरी 22 ईयर्स हो गया था जहाँ पे इन लोगों को बेचारे को कॉम्पनसेशन ही नहीं मिला 22 साल। और वो बेचारे यहाँ से वहां से यहाँ दर बदर भटक रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना गुस्सा आया उनको, जो अथॉरिटीज थे उनके ऊपर, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आज से आप वो 22 साल पुराना उनको क्योंकि लैंड की वैल्यू क्या होती है, बढ़ते रहती है, राइट? कम तो होती नहीं है, बढ़ते रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि आपने इतना लंबा समय दिया ना, तो आप इनका जो अभी का जो वैल्यू है, कौन से साल का बोला है इन्होंने, 2019 का जो वैल्यू है, आप तब का वैल्यूएशन के हिसाब से आप उनको कॉम्पोजिशन दोगे, ना कि जो 22 साल पहले आपने जो इनका एक्वायर किया तब का नहीं दोगे, क्योंकि तब तो आप बैठ गए थे शांति से, तब तो दे नहीं रहे थे। तो भैया अभी का वैल्यूएशन के हिसाब से आप इनको कॉम्पनसेशन दो, बिकॉज लैंड राइट्स हमारा फंडामेंटल राइट तो नहीं है लेकिन अभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और किसी को भी आप उसके लैंड राइट से डिप्राइव मतलब उसको अलग नहीं कर सकते। आप उसका जमीन ले रहे हो और उसके बदले में आप उसको कुछ दोगे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा ही ना इंसाफी है। इसलिए पुराना इससे आप नहीं दोगे, वैल्यूएशन से नहीं दोगे। इमेजिन करिए आप उनको 22 साल के बाद मिल रहा है और एकदम करंट रेट से उनको मिल रहा है, तो पुराना जितना भी उनका ये था जो भी नुकसान वगैरह बेचारों को हुआ होगा वो सारा ही मूल क्या उसके चार से ज्यादा ही उनको वसूल हो गया। तो ये जजमेंट मैंने डाला हुआ है। बहुत सारे लैंड एक्विजिशन के मैटर्स के केसेस हमारे पास में आ रहे हैं, तो आप लोग ये जजमेंट पढ़ सकते हो। मैं इनका लिंक डाल रही हूँ सारे जजमेंट्स का, तो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन हाँ, ये जजमेंट्स इंग्लिश में होने वाले हैं, हिंदी का तो ट्रांसलेशन नहीं मिलता है और मेरी हिंदी भी उतनी खास अच्छी नहीं है कि मैं ट्रांसलेट करके बैठूं। तो बट हाँ, इंग्लिश में है। जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे केस पे। चौथा केस भी अपना कौन सा है ये, ओके, चौथा सॉरी हाँ, पांचवा केस सॉरी चौथे केस में हम आ जाते हैं। चौथा केस जो है अपना ये है अमेंडमेंट, प्लेन के अमेंडमेंट के बारे में ये आ जाता है। इसमें बताया गया कि हम जो सिविल सूट हम जो फाइल करते हैं उस पे हम क्या केस फाइल कर दिया, केस फाइल होने के बाद में कुछ नया चीज निकल के आए, कुछ नया एक्टिविटी हो गया, तो क्या उस चीज को हम उस केस में ऐड कर सकते हैं, क्या कहीं ना कहीं लिमिटेशन को अट्रैक्ट करता है। इस बात पे क्लैरिफिकेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी ऐसा अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब क्या आता है कि मैंने केस फाइल किया, कुछ चीजें ऐसी भी जिससे मुझे उसको चेंज करना पड़ रहा है, कोई भी फैक्ट्स को मुझे चेंज करना पड़ रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट चीज को मुझे चेंज करना पड़ रहा है, तो उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी ऐसा अमेंडमेंट जो पूरा केस का नेचर को चेंज नहीं करे। नेचर का क्या मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पार्टीशन का केस डाला, ठीक है। अब मैंने पार्टीशन केस पे मैंने एक ऐसा अमेंडमेंट लाया जिससे वो पार्टीशन के केस हट के वो मनी सूट हो गया, मतलब मनी रिकवरी का केस बन गया। तो वो अमेंडमेंट
अलाउ नहीं होता, क्योंकि आपने पूरा केस को ही चेंज कर दिया ना। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा कोई भी अमेंडमेंट जो अगर केस का नेचर को चेंज कर रहा है वो तो अलाउड नहीं होता है, लेकिन अगर केस का नेचर को चेंज नहीं कर रहा है और उस केस से रिलेटेड ही है, तो वो अमेंडमेंट अलाउड होगा और उससे कोई परेशानी नहीं होती है, और वो ज़रूरी भी होता है ताकि हम फाइनल जो जस्टिस जो हो सके, तो कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स आने चाहिए, तभी कोर्ट अपना एक जो जजमेंट है वो सही तरीके से दे सकता है, और उससे मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, कई तरह और केसेस फाइल होने की जो संभावना होती है वो भी खत्म हो जाती है। इसका केस का नाम है द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस पीएम डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। इसका साइटेशन है 2025 आईएनएसएससी 69। तो ये 4 केस मैंने बताया, मैंने 5 बोल दिया, आई एम सो सॉरी। 4 केसेस हैं, चारों का जजमेंट जो है वो आपको इस पे मिल जाएगा। मैं लिंक डाल दूँगी, वहाँ पे मिल जाएगा। अ, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।